अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को पंबन द्वीप पर, फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में और अब तमिलनाडु राज्य में तीर्थ स्थान रामदास में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक और एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। उनकी मां अशियम्मा एक गृहिणी थीं। उनके पिता के पास एक नाव थी जो हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामाधार और अब निर्जन धनुराखोड़ी के बीच ले गई थी। कलाम अपने परिवार में 4 मजदूर और एक बहन में सबसे छोटे थे। उनके पूर्वज अमीर व्यापारी और जमींदार थे, विशाल संपत्ति और भूमि के बड़े भूभाग के साथ। उनके व्यवसाय में मुख्य भूमि और द्वीपों के बीच और श्रीलंका के बीच उद्यमों का व्यापार करना, साथ ही मुख्य भूमि और पंजाब के बीच तीर्थ यात्रियों को लाना लेना शामिल था। परिणाम स्वरूप परिवार को मारा कलाम यक्कीवर, लकड़ी की नाव बनाने वाले, की डिग्री मिली, जो वर्षों में छोटी बेटी मराकिर हो गई। हालांकि 1914 में मुख्य भूमि पंबन ब्रिज के लिए व्यवसाय के साथ चली गई। व्यवसाय विफल हो गया और घर के अलावा परिवार का भाग्य और संपत्ति समय के साथ खो गई। बचपन से ही कलाम का परिवार गरीब हो गया था। कम उम्र में उन्होंने अपने परिवार की आय को पूरा करने के लिए समाचार पत्र अंतिम संस्कार किया। उनके स्कूल के वर्षों में कलाम के ग्रेड थे, लेकिन उन्हें एक प्रतिभाशाली और मेहनती छात्र के रूप में वर्णित किया गया था, जिसमें सीखने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई विशेषकर गणित पर घंटों समय तक की। श्वार्ट्स हायर स्कूल मियामीपुरम में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में दाखिला लिया, जो उस समय मद्रास विश्वविद्यालय से जुड़े थे, जहां से उन्होंने 1954 में पीएचडी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वह 1956 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास चले गए। जब कलाम एक वरिष्ठ वर्ग के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तब उनका प्रगति की कमी हो गई थी और उनका प्रोजेक्ट तब तक पूरा नहीं हुआ जब तक कि उनकी मंजूरी रद्द नहीं हो गई। 3 दिन कलाम ने समय सीमा पूरी कर ली, जिससे प्रभावित होकर डीन ने बाद में अपनी टिप्पणी में कहा, मैं हथियारों में तनाव डाल रहा था और हथियार एक कठिन समय सीमा पूरी करने के लिए कह रहा था। वह फाइटर पायलट बनने के अपने सपने को हासिल करने में विफल रही, क्योंकि वह क्वालीफायर में 9वें स्थान पर थी और भारतीय शस्त्रागार में केवल 8 पद उपलब्ध थे। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक होने के बाद कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस जेडीडीएस के सदस्य के रूप में एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा के वैमानिकी विकास संस्थान में हो गए शामिल। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में एक छोटा होवर प्लांट डिजाइन किया था, लेकिन डीडीए में अपनी नौकरी के विकल्प लेकर वे असमंजस में रहे। कलाम प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के अवशेष काम करने वाली इनकोस्पार समिति का भी हिस्सा थे। 1959 में कलाम को भारतीय अंतरिक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया। रिसर्च ऑन ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जहां वह भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च यान SLV-III के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जिन्होंने जुलाई 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को निकट पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। कलाम ने पहली बार 1965 में DRDO में स्वतंत्र रूप से एक विस्तार डिजाइन परियोजना पर काम शुरू किया था। 1959 में कलाम को सरकार की मंजूरी मिली और उन्होंने और अधिक कलाकारों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया। 1957 से 1974 में उन्होंने वर्जीनिया के हैम्पटन में नासा केंगली रिसर्च सेंटर का दौरा किया, ग्रीन बेल्ट मैरीलैंड में गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर और वॉलोप्स उड़ान सुविधा। 1970 और 1990 के दशक के बीच कलाम ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और SLV-CI रॉकेट विकसित करने का प्रयास किया, जो दोनों सफल रहे। कलाम को राजा रामन्ना ने TB राल के प्रतिनिधि के रूप में देश के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को देखने के लिए आमंत्रित किया था, हालांकि उन्होंने इसके विकास में भाग नहीं लिया था। 1970 के दशक में
कलाम ने 2 प्रोडक्शन प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वॉलेंट का भी निर्देशन किया, जिसमें सफल एसएलवी प्रोग्राम की तकनीक से बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने की मांग की गई थी। सेंट्रल मिनिस्टर की होल्डिंग के बावजूद प्रधान इंदिरा गांधी ने इन एरोस्पेस कंपनी के लिए गुप्त धन निवेश किया। कलाम के निर्देशन में अपनी विवेकाधीन शक्तियों के माध्यम से कलाम ने इन फिल्मों में एरोस्पेस के कलाकारों की वास्तविक प्रकृति को छुपाने के लिए सेंट्रल पुतलियों को एक आदर्श भूमिका में शामिल किया। उनके शोध और स्टार्टअप ने उन्हें 1980 के दशक में बहुत ही प्रभावशाली और प्रतिष्ठापूर्ण स्थिति प्रदान की, जिसने सरकार को पहली बार ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रत्यक्ष में उन्नत मिसाइल कार्यक्रम, कलाम और रक्षा मंत्री के धातु विज्ञानी और वैज्ञानिक सलाहकार डो वाई नश्विक लिनक्सम ने योजनाबद्ध तरीके से लेने के बजाय मिसाइलों के एक तर्कश के साथ एक विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री आर वेंकटरमण की सलाह पर काम, एक के बाद एक मिसाइलें। आर वेंकटरमण ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल अचीवमेंट प्रोग्राम IGMDP को मिशन के लिए 3.88 छोटे शेयर खोलने के लिए नामांकित किया, जिसमें नागालैंड के राष्ट्रपति पद के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कलाम को मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया। कलाम ने कई मिसाइलों को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। इस मिशन में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि और सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक मिसाइल पृथ्वी शामिल है। हालांकि कुप्रबंधन और लागत और समय की अधिकता के लिए कोलक की आलोचना की गई है। कलाम ने जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सचिव के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने एक गहन राजनीतिक और तकनीकी भूमिका निभाई। परीक्षण चरण के दौरान कलाम ने राजगोपाला चिदंबरम के साथ मुख्य परियोजना समन्वयक के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान कलाम की मीडिया पत्रिका ने उन्हें देश का सबसे प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक बनाया। 1988 में हृदय रोग विशेषज्ञ सोमा रुड के साथ कलाम ने एक कम कीमत वाला कोरोनरी स्टेंट विकसित किया, जिसे कलाम राजू स्टेंट नाम दिया गया। 2012 में दोनों ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक मजबूत टैबलेट। कलाम ने के नारायणन के बाद भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में 922 इलेक्टोरल वोटों के साथ जीत हासिल की, जो लक्ष्मी सहगल 167 सीटों से ज्यादा जीते। उनका निधन 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। राष्ट्रपति के रूप में अपने पद के दौरान उन्हें जनता द्वारा प्यार से राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था। नश्वर 27 जुलाई 2015 को कलाम ने भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक निवास योग्य ग्रह पृथ्वी का निर्माण विषय पर व्याख्यान के लिए शिलांग की यात्रा की। सीढ़ियां चढ़ते समय उन्हें कुछ असुविधाजनक महसूस हुआ, लेकिन आराम के बाद वे ऑडिटोरियम में प्रवेश करने में सक्षम हो गए। भारतीय समय पे प्रसारण शाम लगभग 6:35 बजे अपने व्याख्यान के केवल 5 मिनट बाद वह गिर पड़े। उन्हें बेथनी अस्पताल के पास गंभीर स्थिति में ले जाया गया। आगमन पर उनमें नाड़ी या जीवन के कोई अन्य लक्षण नहीं थे। गहन चिकित्सा इकाई में जाने के बावजूद कलाम की शाम 7:45 बजे IST पर अचानक हृदय गति से मृत्यु की पुष्टि की गई।